Hello children. In previous lecture we will discuss about the first chapter of history. The chapter name is Tracing Changes Through a Thousand Years. 1000 सालों में क्या चेंजेज हुए ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द सेकेंड चैप्टर. सेकेंड चैप्टर के बारे में हम जानेंगे जो चैप्टर न्यू किंग्स एंड देयर किंगडम्स, नए राजा और उनके राज्य क्या हैं, किंगडम क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में. प्रीवियस वीडियो में जब मैंने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के बारे में तो मैंने बताया था 1000 सालों में क्या चेंजेज हुए हैं, क्या पॉलिटिकल चेंजेज हुआ, क्या इकोनॉमिकल हुआ, क्या सोशल, क्या कल्चरल, क्या चेंजेज हुए, किस प्रकार एंशिएंट से मेडिवल में आके उन्हीं चेंजेस के बारे में उस चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था. जिसके क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मेट बनाया था क्वेश्चन का वो मैंने दिया था. आप उस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, उसका आंसर रखिएगा आप अपने पास. जब भी हम लोग का इंटरेक्शन होगा एक दूसरे से तो मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगा कि आपने वो आंसर किस प्रकार और क्या दिया है, उसमें कमियां बताऊंगा क्या है क्या नहीं है. तो आप उसे रखिए. आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. चैप्टर 1 आप पूरी तरह से समझ गए हैं. मैंने बताया भी था ये बात कि चैप्टर 1 में जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, इस पॉइंट को मैं आगे एक्सप्लेनेशन करूँगा, एक्सपेंड करूँगा उसको, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो चैप्टर नंबर 1 से ही रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि उधर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 के आगे जो चैप्टर है उसको कोइंसाइज करके चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. तो उसी चैप्टर 1 को एक्सपेंड करते हुए 1 बाई 1 उसके आगे के चैप्टर्स को देखेंगे कि पिछले 1000 साल के समय में क्या चेंजेज हुए. आप जब चैप्टर नंबर 2 ओपन करेंगे अपना बुक तो उसमें देखेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का जो पेज उल्टीटिएगा उसमें पहला पेज दिखेगा. पहले पेज पे इंडिया बना हुआ है, मैक्सिमम साउथ इंडिया का पार्ट उसमें दिखाया गया है और उस इंडिया के मैप में तमाम प्रकार के छोटे छोटे किंगडम दिखाए गए हैं. आपको पता होना चाहिए जिस दिन भारत में गुप्त वंश, ध्यान में होगा आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा गुप्त वंश के बारे में, वो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त वगैरह के बारे में बहुत सारे राजा थे. चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जिसे आप चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे राजा रहे हैं. गुप्त वंश जिस दिन खत्म हुआ, भारत में ऐसा कोई गुप्त वंश या उसके बाद कोई ऐसा किंग नहीं आया जो पूरे भारत को एक साथ मिला के राज कर पाए. गुप्त वंश के जाने के बाद भारत में कई सारे शासकों का उद्भव हुआ है और उन्होंने तमाम प्रकार के छोटे छोटे राज्य इस्टेब्लिश किए हैं हर एक क्षेत्र में. चाहे वो नॉर्थ इंडिया की बात की जाए या साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी तमाम प्रकार के छोटे राजा थे, लेकिन देखना ये अच्छी बात हुई कि साउथ इंडिया में भी तमाम प्रकार के राजा का उद्भव हुआ है. इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको चोल वंश के बारे में पढ़ाऊंगा. बहुत अच्छा रिजाइम, अगर मैं एंशिएंट मेडिवल के बारे में बात करूं तो बहुत अच्छा रिजाइम रहा है चोल वंश. जिस प्रकार उन्होंने गांव के लिए, जिस प्रकार उन्होंने प्रशासन में जिस प्रकार का जो हेल्प किया उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, चोल वंश के बारे में मैं बताऊंगा. लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप उस मैप को देखिए. वो जो मैप बना हुआ है इंडिया का, जो पिक्चर बना हुआ है उसमें देखिए साउथ इंडिया के तमाम राज्यों के बारे में बताया गया है. चाहे चोल वंश हो, चाहे गुर्जर प्रतिहार हो, चाहे पाल वंश हो, चाहे पांड्य वंश हो, तमाम वंशों का छोटा छोटा राज्य दिखाया गया है. ऊपर देखिए गुर्जर प्रतिहार के बारे में है, फिर राष्ट्रकूट के बारे में है जो कर्नाटक वगैरह में राज किया, चोल वंश जो तमिलनाडु में राज किया, पाल वंश जो बंगाल में राज किया. वो देखिए छोटे छोटे मैप दिखाई देंगे आपके पिक्चर में. तो वो मैप यही बनाया गया है कि गुप्त वंश के बाद भारत में तमाम छोटे छोटे राजा आए हैं और इन राजाओं ने भारत के हर एक क्षेत्र पे अपना एक शासन स्टैब्लिश किया. सर ये छोटे छोटे राजा कैसे आए, ये क्या हुआ है, समझ में नहीं. अचानक छोटे राजा कैसे आ गए? तो ये अचानक नहीं आए. दरअसल क्या हुआ, जैसे एंशिएंट में आपने पढ़ा होगा कनिष्क का राज, आपने पोस्ट मौर्य में पढ़ा होगा कनिष्का के बारे में. कनिष्का का राज क्या था? कनिष्का का राज पूरे नॉर्थ इंडिया में था. कनिष्का ने क्या किया, वो जानता था इतने बड़े राज्य पे मैं अकेले नहीं राज कर पाऊंगा, मेरे तो इतने सारे अधिकारी होंगे, कैसे उस पर नियंत्रण लगाया जाए. तो उसने क्या किया, अपने छोटे जो राज्य था उसके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्टों में तोड़ दिया, छोटे छोटे राज्यों में तोड़ दिया और वहाँ एक एक जो उसका सगा संबंधी रहा हो या बड़ा अधिकारी रहा हो, बड़ा व्यापारी रहा हो, उसको क्या किया, वहाँ का सामंत बना दिया. ठीक, वो वहाँ का सामंत बना. कनिष्का ने कहा ऐसा है सर, मैं आपको यहाँ का सामंत बना रहा हूँ. सामंत मतलब आप खुद एक राजा हैं, आप खुद एक राजा हैं, आपको किसी का डर नहीं. बस 2 बातों का ध्यान रखिएगा. पहली बात, अगर कोई आपसे कहेगा कि सर आप कौन हैं, तो आप कहिएगा मैं सामंत ये हूं जो कनिष्का के अंतर्गत है.
समझ में आ गया? यानी मैं स्वतंत्र राजा जरूर हूं, लेकिन मेरा भी राजा कनिष्का ऊपर बैठा हुआ है। यानी आप राजा जरूर, लेकिन स्वतंत्र राजा पूरी तरह से नहीं। दूसरा, सामंत महोदय, आप सेना रखिए, झंडा रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेना उतना रखिएगा कि वो कनिष्का के हेल्थ के लिए नुकसानदेह ना हो, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। आप सेना रखिए, कुछ भी रखिए, जो मन करिए, टैक्स कलेक्ट करिए, जो मन करिए वो करिए, लेकिन सेना उतनी रखिएगा कि मुझे नुकसान ना हो, और जितना भी टैक्स कलेक्ट करिएगा उसका 50% टैक्स मेरे पास पहुंचना ही चाहिए। ये है कनिष्का, जिसने अपने हर एक जिले में, हर एक क्षेत्र में एक एक सामंतों को स्टैब्लिश कर लिया। चलिए, सामंत ने कहा ठीक है, आप मुझे पूरा अधिकार दीजिए एक राजा जैसा, मैं अपनी सेना रखूं, सब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए कोई नुकसान नहीं करूंगा, मैं उतनी सेना रखूंगा कि आपको नुकसान ना हो, कम सेना रखूंगा, साथ ही मैं 50% टैक्स दूंगा आपको, बस बिल्कुल मुझे राजा की तरह रहने दीजिए। कनिष्का ने कहा एकदम राजा रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सामंत हैं उस क्षेत्र के। चलिए, यहां तक तो ठीक है। कनिष्का, आपने उन्हें सामंत बना के स्टेब्लिश किया, वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए था कि जिस दिन तुम मरोगे, क्या तुम्हारे वंशज में उतना पावर है कि सामंतों पर नियंत्रण लगा सके? आप यही गलती कर बैठे। आपने क्या किया? आप तो चले गए, आप ऊपर चले गए, उसके बाद जब आपका लड़का वहां राज करने आया तो वो लड़का भोग विलास वाला था, यानी उसका जो शासन था वो अच्छा नहीं था, निगेटिव पॉइंट उसमें क्रिएट हो गया, ये शराब, ये मदिरा वदिरा, ये सब पीने लगा, तो उसका नियंत्रण सामंतों पर रह नहीं पाया। सामंत ने कहा अरे भाई, राजा साहब तो पीने में व्यस्त हैं, तो उन्हें पीने दीजिए, हम धीरे धीरे खुद को स्वतंत्र करने लगेंगे। सामंतों ने खुद को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। उस राजा ने कहा अरे भाई, बड़ा दिन हो गया, वो सामंत मेरे पास टैक्स नहीं लगा रहा है, जबकि टैक्स उसे देना चाहिए 50%, यही तो कनिष्का का रूल था। उस राजा ने कहा भाई सामंत जी, आप टैक्स क्यों नहीं भिजवा रहे हैं 50% मेरे पास? सामंत ने कहा टैक्स? किसका टैक्स? उन्होंने कहा अरे आप मेरे सामंत हैं, मुझे टैक्स दीजिए। उसने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई टैक्स नहीं, अगर टैक्स लेना है तो मुझसे युद्ध करो और युद्ध के बाद सारे टैक्स ले जाओ। आपके पास इतना पावर नहीं कि लड़ सके उस सामंत से। इस प्रकार भारत में उन सामंतों ने खुद को नया राजा और खुद के बसाए राज्य को एक नया साम्राज्य बनाया है। इसी तरह उद्भव हुआ है न्यू किंग्स का और उनके न्यू किंगडम्स का। इसी प्रकार तमाम गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, पांड्य, तमाम राजवंशों का उद्भव हुआ है भारत में। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजवंश के सामंत जरूर रहे हैं। राजा अपनी शक्ति कम की तो इन सामंतों ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। जैसे आपके बुक में आपका टॉपिक दिया गया है, उसमें पहला टॉपिक है द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, नए राजवंशों का उद्भव कैसे हुआ। इसके बारे में आप में तो ये राजवंश जो दिए गए राष्ट्रकूट, इनका उद्भव कैसा हुआ उसके बारे में डिफाइन किया गया। ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट वंश से एक बहुत बड़ा साम्राज्य कर्नाटक में कभी स्टैब्लिश किया। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है ना, जिसको स्टैब्लिश किया, वो दंतिदुर्ग था। दंतिदुर्ग नामक राजा ने इसे स्टैब्लिश किया। दंतिदुर्ग चालुक्यों का सामंत था। ये चालुक्य वंश, पहले आपने एंशिएंट में पढ़ा होगा, आपको ध्यान में होगा। चालुक्य वंश का ये सामंत था। सामंत एकदम छोटा अधिकारी था, लेकिन जब उसने देखा चालुक्य वंश के राजा के पास वो पावर ही नहीं है कि वो मुझ पर नियंत्रण लगा सके, तो उसने क्या किया, खुद को ही एक स्वतंत्र राजा बना लिया और राष्ट्रकूट नामक एक नया राजवंश स्टैब्लिश किया। कर्नाटक जैसे क्षेत्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी का कुछ क्षेत्र है, यही राष्ट्रकूट वंश जिसे स्टैब्लिश किया दंतिदुर्ग ने। दंतिदुर्ग ने ही हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया है। इसका मतलब क्या? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने का मतलब, सर मैं ब्राह्मण कुल का नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुल का हूं, लेकिन जन्मजात क्षत्रिय नहीं था। जिस दिन मैं सामंत बना मैं पिछले तबके का था, लेकिन जिस दिन मैं राजा बना उसी दिन मैं क्षत्रिय बन गया। तो कहने का मतलब ये है, ये जो नए नए राजवंशों का उद्भव हुआ है, नए नए राजाओं का उद्भव हुआ है, ये राजा और राजवंश पहले सामंत थे, खुद की शक्ति बढ़ाई और इन्होंने नया राज्य स्टैब्लिश किया। तो इस चैप्टर में इन्हीं राजाओं के बारे में बात करेंगे, इन्हें स्टैब्लिश कैसे किया, कहाँ से कहाँ तक इनका फैलाव रहा, एक्सपेंशन कैसा रहा, कहाँ तक राष्ट्रकूट गए, कहाँ तक पाल वंश गया, कहाँ तक चोल वंश गया, किस प्रकार इन्होंने कार्य किया, ये सब डिस्कस किया जाएगा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में।
आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में जो न्यू किंग ऑफ किंगडम्स है इसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। जब मैं आपको चोल वंश पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा क्या डेवलपमेंट हुआ है इस टाइम पे, चोलों ने क्या डेवलपमेंट किया। तो पहला जो टॉपिक है न्यू किंगडम, द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, वो यही है कि तमाम प्रकार के राजवंशों का उद्भव हुआ है, तमाम प्रकार के राजाओं का उद्भव हुआ है। वो हर एक है, पहले सामंत थे, सामंत से जब वो राजा बने तो खुद को अलग ही नाम दिया, वो खुद को महासामंत कहते थे। कुछ को लोग तो कहते थे महामंडलेश्वर, कि मैं महामंडलेश्वर हूँ, यानी सारे मंडलों में सबसे बड़ा। खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर नई नई उपाधियाँ ग्रहण की। सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आपको पता होगा तमाम सामंत है, सामंत ए, सामंत बी, सामंत सी। सामंत ए ने क्या किया, अपनी शक्ति को बढ़ाया और राजा बन गया, लेकिन फिर भी सामंत ही है। उसके देश से कोई इंसान बाहर गया, किसी ने कहा अरे भाई कहाँ से आप आ रहे हो, तो वो बोला मैं, वो बड़ा वाला सामंत, मैं बोला, उसने बोला मैं सामंत ए के यहाँ से आ रहा हूँ। अच्छा सामंत ए के यहाँ से, चलो कोई बात नहीं। कोई छोटे वाले सामंत के यहाँ से गया, किसी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो उसने कहा भैया मैं सामंत बी के यहाँ से आ रहा हूँ। तो सामने वाला तो यही सोचेगा ना कि सामंत ए है सामंत बी है, यानी दोनों का पावर एक है, एक ही पावर है। इसीलिए आप मुझे उस छोटे सामंत जैसा ना समझिए, इसीलिए मैं खुद को महामंडलेश्वर कहता हूं। अब कोई जाएगा पूछेगा भैया कहां से आ रहे हो, बोलेगा मैं सामंत महामंडलेश्वर ए के पास से आ रहा हूं। नाम में काफी वारी बना, वेटेज है, समझ में आ गया। तो ये हो गया, उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया, पावर को बढ़ाया, रेपुटेशन को बढ़ाया और खुद को एक नए राजा के रूप में इस्टेब्लिश किया है भारत में। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। ये है न्यू किंग्स और उनके रिजाइन। केवल ये बात राष्ट्रकूट की नहीं है, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, पांड्य, चोल, इन सब राजवंशों के बारे में वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। आज बस मेरा इंट्रो लेना था कि क्या इस चैप्टर में है, कैसे किस प्रकार है। उसमें एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, द एमरजेंस न्यू डायनेस्टी। सेकंड इसका टॉपिक आप देखिए बुक में है, एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर किंगडम। एडमिनिस्ट्रेशन, उनमें प्रशासन कैसा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए प्रशासन में जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो है राजा खुद। राजा ने अपने आप को महाराजा धीराज कहा है, उसने कहा खुद को महामंडलेश्वर कहा है, तमाम उपाधियां उसने स्वयं ली है खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी। टैक्स लेने के लिए उसने क्या किया, तमाम अधिकारियों को नियुक्त किया। अधिकारी अपने सगे संबंधियों को नियुक्त करता था, जब वो मर गया तो उसके पुत्र को, वो मर गया उसको पुत्र, मतलब जो अधिकारी को उसने इस्टेब्लिश करवाया, ये जन्मजात करा दिया। सेना में भी जिसको भर्ती किया, बड़े बड़े पद दिए, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा सेनापति को किस नाम से बुलाते हैं। वो जो बड़े बड़े पद दिए वो भी वंशानुगत था, यानी मेरा सगा संबंधी सेनापति है, वो जब मरेगा तो उसका बेटा ही सेनापति होगा। यानी इन राजाओं ने, चाहे सेना हुआ, चाहे टैक्स कलेक्शन हुआ, इन सब के लिए अपने ही सगे संबंधी को नियुक्त किया और उस पद को वंशानुगत कर दिया। तो दो टॉपिक आपको इस चैप्टर में मैंने डिफाइन किया। पहला टॉपिक डिस्कस किया द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी और दूसरा टॉपिक डिस्कस किया उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो याद रखिएगा ये दोनों टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे वाला पोर्शन लेके चलूंगा और एक एक वंश, एक एक राजाओं को उठाऊंगा, उनके राज्य के बारे में बताऊंगा, उनके प्रसार के बारे में, उनका क्या योगदान है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे वाले वीडियो में। इतना याद रखिएगा, राजा जो यहाँ था एडमिनिस्ट्रेशन में, वो राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। किसान, व्यापारी, जो उच्च वर्ग थे, यही सब टैक्स देते थे एक प्रकार का। इन्हीं टैक्सों को कलेक्ट करता था और इन्हीं टैक्सों की सहायता से वह अपने राज्य को समृद्ध करता था। तो दो टॉपिक आप ध्यान में रखिएगा, किस प्रकार चेंजेज हुए, नए किंग क्यों बने, सामंत कौन है, महासामंत कौन है, महामंडलेश्वर कौन है, ये सारा टॉपिक आप ध्यान में रखिएगा। इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जैसा मैं कहा हूँ, मैं लास्ट में क्वेश्चन पेपर तैयार करूँगा और उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर तैयार करना होगा। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा और इसे नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कुछ और पॉइंट्स को, कुछ टैक्स के बारे में बताऊंगा और डिस्कस करूंगा एक एक वंश के बारे में। ओके चिल्ड्रंस, बाय, थैंक यू।